हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रामीण शिक्षा फॉर बिहार बोर्ड में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं और उस सीरीज का नाम है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 12th के बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं। जिस बच्चों के एग्जाम फरवरी में होने वाला है, उस बच्चे के लिए एक सीरीज है। उस सीरीज में हम लोग फिजिक्स और मैथमेटिक्स का गेस क्वेश्चंस करवाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं विद कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चे जाके एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके और एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके। मेरा मकसद है कि जो भी बच्चे इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उस बच्चे को मिनिमम 75 से 80% मार्क्स ऑब्टेन करे। मतलब अगर मेरा बच्चा मेरे वीडियो देखने के बाद अगर बच्चा 75 to 80% मार्क्स लाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ है ना। और जो बच्चा का प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, वो बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन भी आ जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सार्थक हुआ है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे लास्ट क्लास में मैं छोड़ा था। लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन के पास हम लोग ने किया था। इस क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मतलब इस क्वेश्चन को करने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो इस क्वेश्चन से हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, अब पूछ रहा है ए स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो अब जैसा कि ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर के लिए हो क्या करना पड़ता है हम लोग को, मैट्रिक्स जो दिया हो उस मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप लोग को हम सिखाए हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप लोग को सिखाए हैं -2, 4, -1 एंड 2। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है ना, इस मैट्रिक्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। -2, 4, -1 और 2, ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग ऑप्शन से चेक करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स का हम लोग रो को लेते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का हम लोग कॉलम को लेते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 इंटू -2 प्लस ऑफ 4 इंटू -1, 4 इंटू -1, है ना। 4 इंटू, यहाँ पे इंटू है ना, 4 इंटू -1। अब हम लोग फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को लेके चलते हैं। तो -2 इंटू 4, तो -2 इंटू 4, -2 एंड इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, ठीक है। अब सेकेंड रो को लेते हैं और फर्स्ट कॉलम को लेते हैं। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज -1 इंटू -1 इंटू क्या था, -1 इंटू -2 प्लस ऑफ 2 इंटू -1, 2 इंटू -1, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को लो, तो -1 इंटू -1 इंटू 4 प्लस ऑफ 2 इंटू 2, इसको ब्रैकेट का क्लोज कर दो, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स आया अपने पास उसको सिंप्लीफाई करो। -2 एंड -2 दैट इज 4 प्लस ऑफ 4 इंटू -1 इज -4, है ना। यहाँ से देखो -2 एंड 4 इज -8 एंड 4 प्लस 4 इंटू 2 इज +8। यहाँ से देखो -1 इंटू -2 इज -1 इंटू -2 इज 2 एंड 2 इंटू -1 इज -2, -4 एंड +4। अब अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो क्या हो जाएगा, +4 एंड -4 इज 0, -8 एंड +8 इज 0, 2 एंड -2 इज 0 एंड -4 एंड +4 इज 0। मतलब जो लोग को मैट्रिक्स आया, जो नल मैट्रिक्स आया, 0 0 आ गया ना, यानी कि नल मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर नल मैट्रिक्स हम लोग का ये भी सही है, नल मैट्रिक्स ये भी है ना। तो नल मैट्रिक्स यहाँ पे ध्यान रखना कि नल मैट्रिक्स एक ऑप्शन में लिखा और एक नल मैट्रिक्स दिया ही हुआ है, तो हम लोग को दोनों ऑप्शन सही है ना। यहाँ पे आंसर में करेक्शन कर लेना कि ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, है ना। क्योंकि एक नल मैट्रिक्स लिख दिया और एक नल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो दोनों सही है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है 2 into 2 मैट्रिसेस है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। जो दिया हुआ उसमें से कौन सा सही है, 2 into 2 मैट्रिक्स है। अब देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी इंटू ऑफ ए प्लस बी, यही तो ना। अभी जैसा कि हम लोग करते थे कि ए स्क्वायर अगर हम लोग रहता था तो हम लोग क्या करते थे, ए इंटू ए करते थे, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए प्लस प्लस बी इंटू ए, बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। अगर इसको करोगे तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी ए एंड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये मत कहना कि सर बी ए और ए बी तो दोनों सेम है ना, नहीं, बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। क्यों क्यों? इसका सिंपल सा रीजन है ये कि बी और ए जो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो कुछ और मैट्रिक्स आएगा, और ए और बी जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा कुछ और आएगा। यहाँ पे ए और बी कोई नंबर नहीं है, ए और बी एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्टेंट कुछ और मैट्रिक्स बनता है, इसलिए बी और ए इक्वल नहीं होंगे। यानी कि उसका रिजल्टेंट ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसमें 2ab कह रहा है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन को चेक करेगा तो सिमिलरली उसमें भी चेक करोगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि -2ab नहीं आएगा। अब सी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन को चेक करने के लिए हम लोग एक और पेज ऐड करते हैं। सी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सी ऑप्शन में क्या था भाई, ऑप्शन नंबर सी में था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो लिख लेते हैं a माइनस बी इंटू ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ऑफ ए प्लस बी। क्या करेंगे देखो, a इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी प्लस एंड माइनस बी इंटू बी। तो क्या हो गया भाई, ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ऑप्शन में देखो है या नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन में है, यानी कि ये सही ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शन सी को चेक कर लिया। डी को भी इसी तरीके से हम लोग चेक कर लेंगे, दोनों देखो सेम ही चीज है, मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है, यानी कि गलत है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में शायद गलत हो सकता है, यहाँ पे रहना चाहिए ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, तब होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सही होगा। ए यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए डैश डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन कौन सा सही है। मैट्रिक्स ए है और बी है, दोनों पे अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता था भाई, होता था क्या, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता था। ये प्रॉपर्टी हमने बताया था कि पहले ही क्लास में, जब मैट्रिक्स क्लास की शुरुआत किए थे तब यहाँ पे बताए थे। तो ये होना चाहिए, तो जो कि ये ऑप्शन में दिख रहा है, तो यानी ये ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये उसका ए और बी का ट्रांसपोज ये होता है, ये नहीं होता है। ए और बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू जीरो, इसलिए मैं इसलिए ये जीरो और बी जीरो, ये नहीं कह सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो आएगा तो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना, तो ये नहीं लिख सकते, यानी कि ऑप्शन सिर्फ ए ही सही है। ये कोई नंबर नहीं ना कि इसको जीरो लिख देंगे, ये मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक मैट्रिक्स ही आएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने कराया था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी कराया था, ये वाला क्वेश्चन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन की तरह है। जो अभी क्वेश्चन जो दिख रहा था आपको वो एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन के जैसा था। जो अभी क्वेश्चन जो दिख रहा था आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जैसा ही था, है ना। क्वेश्चन कहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है ना।
तो अब क्या है कि ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0 है। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको सिंपली वही क्वेश्चन एग्जैक्टली मैं इसको फिर से क्या करूँ, तुम लोग कर सकते हो इसको, है ना। तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ही नहीं समझता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है और ये आई दिया हुआ है और फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, तो वो दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं किया तो चलो इसको एक क्वेश्चन वो कर देते हैं, है ना। मैट्रिक्स ए दिया हुआ तो ए स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर के लिए ए इंटू ए करते हैं ना। तो ए दिया हुआ है क्या, 1 माइनस 1 0 एंड 7, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सेम मैट्रिक्स से, डेट इज 1 0 माइनस 1 एंड 7। इसको मल्टीप्लाई करो भाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 प्लस ऑफ 0 इंटू माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकेंड कॉलम 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 इंटू 7 प्लस ऑफ 0 इंटू 7। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस वन इंटू ऑफ 1 प्लस 7 इंटू माइनस 1, 7 इंटू माइनस 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस 1 इंटू 0 एंड 7 इंटू प्लस 7 इंटू 7। ये मैट्रिक्स हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसको जब और सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू माइनस 1 इज 0, यहाँ 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 7 इज 0, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1 एंड 7 इंटू माइनस 1 is -7, -7 plus -1 is -8, -1 इंटू 0 is 0, 7 इंटू 7 is 49। ये मैट्रिक्स आ गया अपना ए स्क्वायर, ठीक है। अब 8a क्या हो जाएगा भाई, 8a में हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, हम लोग को क्या 8a में हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना 8 को, ठीक है। तो चलो करते हैं, अब डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। एक पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस 8a, ए स्क्वायर में हम लोग का क्या आया 0 0 और -8 49, -8 एंड 49, ये ए स्क्वायर अपना आया, ठीक है। ओके ए स्क्वायर आ गया। अब क्या हम लोग को लिखना है, प्लस 8a प्लस ऑफ 8 इंटू ए क्या था मैट्रिक्स हम लोग का भाई, ए था -1 0 -1 7, -1 0 -1 7, ठीक है। 8a प्लस क्या था रे भाई, क्या था, प्लस के आई, प्लस के आई, यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है, प्लस ऑफ के इंटू आई, आई मतलब 1 0 0 1, ठीक है। चलो अब इस दोनों को इक्वल करना है, तो देखो क्या करते हैं भाई, 0 0 -8 प्लस 49, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, -8 0 -8 एंड 56 प्लस ऑफ के 0 0 के, ठीक है। अब इसको करो 0 0 -8 एंड 49 इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करोगे दोनों का तो क्या हो जाएगा, के -8 एंड 0, यहाँ पे हो जाएगा -8 एंड के प्लस 56, ये हो जाएगा। अब दोनों को कंपेयर करोगे, जब दोनों को कंपेयर करोगे तो इसका पार्ट इसका कॉस्ट इसको इससे कंपेयर करोगे, यानी के -8 इज इक्वल टू 0, यानी के इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे इससे, यानी कि के प्लस 56 इज इक्वल टू 49, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, के इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7, है ना, माइनस ऑफ 7, यानी के का वैल्यू एक 8 आएगा और एक के का वैल्यू -7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के,
वो फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या आ जाएगा, के का वैल्यू माइनस के का वैल्यू 8 आ जाएगा एक, और के का वैल्यू एक -7 आ जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इनवर्स, फाइंड द मैट्रिक्स का इनवर्स। तो इसको समझाने के लिए मेरे को कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले मेरे को समझाना पड़ेगा। तो मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, है ना। चलो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक पेज ऐड करता हूँ। चलो देखो, जब भी आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना रहे, मैट्रिक्स का जब भी आपको इनवर्स निकालना रहे, इनवर्स निकालना रहे, ठीक है। मैट्रिक्स का जब भी आपको इनवर्स निकालना रहे तो दो मेथड है। एक तो मेथड है फार्मूला से, कि फार्मूला होता है क्या, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एक तो ये हुआ। दूसरा हो गया, एक मेथड है, मेथड का नाम है मेथड का नाम है, क्या नाम है मेथड का, इसका एक फार्मूला मतलब इस तरीका से है कि a इंटू बी इज इक्वल टू आई, मेरे को मेथड का नाम याद नहीं है, मैं बता दूंगा। a इंटू बी इज इक्वल टू आई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स a एक मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है वो a इनवर्स है, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इनवर्स, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो करना क्या रहता है इसमें, कि मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स मान लो, मैट्रिक्स ए है, एक मान लो कि ये आई है, इंटू मान लो ए इनवर्स यहाँ आई है, और यहाँ पे मान लो कि बी है, ठीक है। तो ये जो बी है उसको आई को इस तरीका से उसको ए में इस तरीका से ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ताकि आई ए और आई में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना है ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मैं अगले दिन क्वेश्चन में कराऊंगा। और इस पे एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है, और ये मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में एक क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है। तो इसलिए इसको मैं एक स्पेशल वीडियो में इसके लिए बना दूंगा। तो इसका डोंट वरी, अभी हमको इस मेथड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस मेथड के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग को समझना है पहले कि जो ए इनवर्स इज इक्वल टू जो लिखे मेथड वन में जो लिखे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इसको हमको समझना है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस तरीके से समझाते हैं आपको कि जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट हम मान लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, A31, A32 एंड A33। एक मैट्रिक्स माने 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और हमको उसका एलिमेंट पता है A11, A12, A13, A21। हमको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। ये मैट्रिक्स ए है अपने पास, ठीक है। तो एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। अब हम लोग कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, समझना इस चीज को। कोफैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग कोफैक्टर हर एक एलिमेंट को निकालते हैं। अब जैसे मान लो कि A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो A11 का जो कोफैक्टर निकालेंगे, A11 का जो कोफैक्टर होगा, A11 का जो कोफैक्टर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा कि -1 टू दी पावर A11। A11 कहने का मतलब जैसे हम लोग जनरल मेथड से क्या लिख रहे थे, A I और J, तो यहाँ पे I का वैल्यू 1 है और J का भी वैल्यू 1 है, तो -1 टू दी पावर ऑफ I प्लस J, ठीक है, -1 टू दी पावर ऑफ I प्लस J इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। जैसे ये इस एलिमेंट का निकाल रहा है ना,
इस एलिमेंट का निकालना है, इसका मतलब कि फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो और फर्स्ट रो को छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बचा उसको लिख दो। तो क्या हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33। अब I और J का वैल्यू क्या है, 1 1, तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू A22, A23 एंड A32 एंड A33। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या होगा, -1 पे टू द पावर 1 + 1 इज 2, -1 का जो स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा यानी कि 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब A22 और A23, A32 और A33, इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सिंपली जो डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो बेसिकली आया कोफैक्टर आया किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। सिमिलरली अगर आपको सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, सिमिलरली आपको सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो सेकेंड एलिमेंट का कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, -1 टू दी पावर I + J, I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 इंटू इंटू क्या है, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दोगे, मतलब इसको छोड़ दोगे तो बचेगा क्या, A21 और A23, A31 और A33। इसको सॉल्व करोगे, इसको जो सॉल्व करोगे ये कोफैक्टर आएगा किसका, सेकेंड एलिमेंट का। ठीक है, एंड इसी प्रकार से आपको कोफैक्टर निकालना रहेगा इसका, मान लो इसी प्रकार से आपको कोफैक्टर निकालना है A13 का। कोफैक्टर A13 का निकालना है तो क्या लिखेंगे, -1 टू दी पावर 1 + 3 इंटू कौन सा, ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो एलिमेंट जो बचेगा यही तो बचेगा ना, ये बचेगा। अब इसको लिख दो, तो ये एलिमेंट क्या है, A21 और A22, A31 और A32, यही तो एलिमेंट बचा। तो ये जो आ गया इसको सॉल्व जब करोगे तो ये किसका आएगा, कोफैक्टर आएगा अपने पास, इसका आ जाएगा, है ना, A13 का। इसी तरीके से कोफैक्टर आपको इसका निकालना है। अब जब सबका कोफैक्टर निकाल दोगे, तो सारे एलिमेंट का कोफैक्टर का भी एक कोफैक्टर का भी एक मैट्रिक्स बनाना है, और जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। मतलब उस मैट्रिक्स को, अगर मान लो कि कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना, मान लो कि एक कोफैक्टर का हर एक कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना, आई मैट्रिक्स जो बना, मान लो कोफैक्टर को इसको C मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना। अब C का ट्रांसपोज करेंगे तो वही जो होगा एडजॉइंट ऑफ ये होगा, डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A जो हो जाएगा वो आ जाएगा अपना A इनवर्स। समझ में आया, तो इस तरीका से आपको करना है। अब आपको हम लोग क्वेश्चन पे लेके आते हैं, ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन पे लेकर आते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को फार्मूला के हिसाब से अगर देखोगे तो A इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही तो होता है। तो एडजॉइंट ऑफ A हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने का बताया कि सबसे पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालना है, कोफैक्टर का मैट्रिक्स को भी ट्रांसपोज कर देना है और फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यों निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम लोग मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल ही नहीं सकते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 0। तो हम लोग डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं, दैट इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0 लाइक दिस। अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था, 2 कौन सा, फर्स्ट रो छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, दैट इज 1 3 -1 0। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ तुम -0, सेकेंड है ना, -1 + 2 दैट इज -3, -1 पे पावर 3 रहेगा तो क्या होगा, -1 आएगा। तो -0 इंटू समथिंग कुछ होगा, वो क्या होगा भाई, वो होगा इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो हो जाएगा 2 3 1 0, 2 3 1 0।
ठीक है, फिर उसी प्रकार से +1, यहाँ पे +1 क्यों किया, क्योंकि 3 और 1 4 आएगा, तो -1⁴ इज 1। ठीक है, इसको जब करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको करोगे तो 2 1 1 -1, 2 1 1 -1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ जाएगा, 0 इंटू 1 इज 0, एंड माइनस ऑफ -1 इंटू 3 इज -3, माइनस माइनस +3 कर देते हैं, क्या -0 हो गया, +1, 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू -1 इज -2 एंड -1। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड प्लस दैट इज -3, तो 6 - 3 इज 3, यानी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आया 3 आया। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0 नहीं है, यानी कि ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स होगा क्या, वो निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई निकालते हैं, है ना। देखो, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक्स तो लिख ले पहले। मैट्रिक्स क्या है, 2 0 1 1 2 1 3, 2 0 1 2 0 1 एंड 2 1 3 1 -1 0, 2 1 3 1 -1 एंड 0, यही तो था, 2 1 3 1 2 1 3 2 1 -1 एंड 0। ये मैट्रिक्स अपने पास आ गया। इस मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग को निकालना है। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के लिए जैसा कि हम लोग बताए कि पहले तो क्या करेंगे, पहले वाला इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे, तो कोफैक्टर को मान लो हम लोग मान लो C11 लिखते हैं। ठीक है, C11 अगर लिखते हैं कोफैक्टर को C11, तो C11 क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ 1 + 1 इंटू क्या होगा, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, दैट इज 1 3 -1 एंड 0। इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर -1 + 1 इज 2, यानी कि 1 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा, एंड 1 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 3 इज -3, -3 इज +3, यानी यहाँ से आ गया 3, यानी कि C11 आ गया 3। C1 C12 C12 मतलब कि इसका कोफैक्टर C12 कोफैक्टर क्या आ जाएगा भाई, तो C12 का जो कोफैक्टर आएगा -1 टू द पावर ऑफ 1 + 2, और इसका फर्स्ट रो को छोड़ दो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो 2 3 1 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू 2 इंटू 0 इज 0, एंड 3 इंटू 1 इज -3, तो -3 इंटू 1 इज +3, यानी कि C12 +3 हो गया। तो अब आगे निकालना C13। C13 में क्या करना, -1 पे पावर लिखना 1 + 3 इंटू, इस छोड़ देखो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 1 -1। इसको जब सॉल्व करोगे तो 3 + 1 इज 4, -1 पे पावर 4 हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 इज -2, एंड 1 इंटू 1 इज -1, यानी यहाँ से आ गया क्या, -3। ठीक है, यानी C13 क्या आ गया, -3 आ गया, है ना। चलो ठीक है, अब चल तो निकालते हैं C21 मतलब इसका को फैक्टर निकालते हैं। इसका को फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो -1 टू द पावर ऑफ 2 + 1 इंटू सेकेंड रो छोड़ दो और सेकेंड कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा, 2 1 1 0। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 + 1 था ना, 2 + 1 था तो 3 हो गया, तो -1 रहेगा, इंटू 2 इंटू 0 इज 0 एंड -1, तो -1 इंटू -1 दैट इज +1, 1 आ जाएगा। C22 मतलब सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का अगर को फैक्टर निकालोगे, इसका को फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर ऑफ 2 + 2। अब देखो, इसका को फैक्टर निकालो तो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम छोड़ दोगे तो 2 1 2 1 एंड 1
2 1 and 1 0. 1 second, I think I have done a mistake. हाँ, C21 अगर इसका निकालना था कोफैक्टर तो ये छोड़ना था और ये छोड़ना था, यानी कि 0 1 -1 0। यहाँ पे ये होना चाहिए 0 1 -1 एंड 0। तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, ठीक है। -1 एंड दैट इज यहाँ +1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा क्या, +1 इंटू 2 इंटू 0 इज 0 एंड -1 दैट इज -1, ठीक है। C22 हो गया। C23 मतलब इसका कोई फैक्टर निकालना है। इसका कोई फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। इसका कोई फैक्टर निकालोगे तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो सबसे पहले -1⁻2 + 3 और क्या है, इसको छोड़ दोगे, इसको और इसको छोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 0 और 1 -1, 2 0 1 -1। इसको सॉल्व करो तो 3 2 5, -1 पे पावर 5 हो जाएगा, तो -1 इंटू -2 एंड -0, तो -2 एंड -1 इज +2। ये C23 आ गया है ना। सिमिलरली हम लोग को निकालना है क्या, कोफैक्टर निकालना है किसका, कोफैक्टर निकालना है C31। तो C31 के लिए लिखना पड़ेगा क्या, -1⁻3 + 1 कोफैक्टर, और क्या है एलिमेंट, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो हो जाएगा 0 1 1 3, 0 1 1 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा और इंटू में आ जाएगा 0 -1 दैट इज -1। C32 निकालना है, C32 निकालना है -1⁻3 + 2, और C32 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो तो 2 2 1 3, 2 2 1 3, 2 2 1 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ तो पहले -1 आ जाएगा, 3 2 6 -2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा क्या, 6 -2 यानी 4, -4 -1 यानी -4 आ जाएगा। C33 करोगे तो -1⁻3 + 3 इंटू इसका कोफैक्टर क्या है, इसका करोगे तो ये रो छोड़ दो और ये कॉलम छोड़ दो तो 2 0 2 1, 2 0 2 0 2 1, 2 0 2 1। इस तरीका से लिखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा इंटू 2 -0 दैट इज 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग सारे का कोफैक्टर निकाल दिए। अब कोफैक्टर निकाल दिए तो कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल देते हैं C। कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकालोगे तो पहला एलिमेंट क्या था भाई, पहला एलिमेंट था 3 3 3, पहला रो का एलिमेंट क्या हो गया 3 3 3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 3 3 3। सेकेंड रो का जो एलिमेंट हो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो का जो एलिमेंट हो जाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट -1 -1 2, -1 -1 2, -1 -1 2, और थर्ड रो का जो एलिमेंट हो जाएगा, -1 -4 और 2, -1 -4 और 2। ये जो अपने पास आ गया वो कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ गया। अब कोफैक्टर का मैट्रिक्स जो है उसको ट्रांसपोज करेंगे, C ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा। तो ये एडजॉइंट ऑफ A के लिए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, मतलब रो को कॉलम बनाना पड़ेगा। तो 3 3 3 -1 -1 एंड 2, -1 -4 एंड 2, ये अपना एडजॉइंट आ गया। अब इस एडजॉइंट को डिवाइड किससे करना है, इस एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट के वैल्यू से। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था अपना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया था 3, तो 3 से डिवाइड करना है इसको, यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाई 3। तो जब डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो सब में 3 डिवाइड हो जाएगा, यानी सब में जब 3 डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा -1/3 -1/3 2/3 -1/3 -4/3 एंड 2/3। ये जो अपना आएगा A इनवर्स आ जाएगा।
तो ये एक लंबा प्रोसेस है, जो इतना प्रोसेस करने के बाद आप आंसर पे पहुंचोगे। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आपको मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, तो इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है नॉर्म, छोटा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहा है इफ 3 मल्टीप्लाइड है इस मैट्रिक्स से, इस मैट्रिक्स प्लस इस मैट्रिक्स के बराबर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। ये सिंपली अगर 3 मल्टीप्लाई तो लिख सकते हैं क्या, 3x प्लस 3y 3z प्लस 3w। ये एक मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 4 x प्लस वाई प्लस 6 w प्लस जेड -1 2w प्लस 3। ठीक है, अब इसको हम लोग को, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का इक्वल है तो दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो यहां से देखो 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो पहले तो हम लोग को x का वैल्यू 2 मालूम हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, x प्लस वाई प्लस 6, ये और ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 3y, यानी कि x का वैल्यू 2 हो गया, y उधर लेके चल जाएंगे तो 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 2y। तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 इज इक्वल टू 2y, यानी y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया अपना, है ना। तो x का वैल्यू पता हो गया, y का वैल्यू पता हो गया। सिमिलरली हम लोग z और w का वैल्यू पता करना है। तो z का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, 3z इज इक्वल टू w, 3z यहाँ से कर सकते हैं, 3w प्लस 2w प्लस 3, 3w प्लस 2w प्लस 3, यहाँ से 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। तो w इज इक्वल टू तो 3 हो गया, डायरेक्ट मालूम हो गया। तो w का वैल्यू अगर 3 मालूम हो गया तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर ले, तो 3z इज इक्वल टू w प्लस जेड माइनस 1। तो z को इधर ले आएंगे तो 2z इज इक्वल टू w के जगह पे 3 माइनस 1, तो 2z इज इक्वल टू 2, यानी z इज इक्वल टू 1। z का वैल्यू 1 हो गया पता, यानी x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, w का वैल्यू 3 एंड z का वैल्यू 1। इस तरीके से हम लोग को पता करना था, है ना। इस सिंपली इस क्वेश्चन में क्या किए कि इसमें 3 मल्टीप्लाइड था तो 3 सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि एक प्रॉपर्टीज बताया हुआ है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, कोई कांस्टेंट नंबर अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड होता है तो नंबर पूरे का पूरे एलिमेंट मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड हो जाता है। और अगर दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है तो दो मैट्रिक्स ऐड होता है, और ऐड होने के बाद इस तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। और अगर दो मैट फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ये लगा कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे जो इक्वल होंगे। इस तरीके से हम लोग इक्वल कर दिए, है ना। और उसके बाद हम लोग सिंपल इक्वेशन फाइंड कर ले, जो कि क्लास 9 और क्लास 5-6 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हम समझते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर रहा है कंस्ट्रक्ट इट 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, जहां पे बोल रहा है मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ए आई जे दिया हुआ है, आई जे जो है इस तरीके से रिलेशन रखता है। ठीक है, 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर दे रखा है कि 3 इंटू 2 है, मतलब 3 रोज है 2 कॉलम्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो का एलिमेंट निकालते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 1 माइनस 1 इज 0, यानी 0 आ गया। A12 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि -1 के होल स्क्वायर अपॉन 2, डेट इज 1/2, यानी A12 का वैल्यू आ गया। A13 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि रो अपने पास क्योंकि कॉलम अपने पास 2 ही दे रखा है, तो कॉलम हम लोग को 2 ही तक रखना है। अब नेक्स्ट जाना है क्या, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 के लिए क्या करना, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज 1/2 आ जाएगा। A22 के लिए क्या करना, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 0 आ जाएगा। A31 के लिए 3 माइनस 1 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन 2,
यानी कि 4/2 यानी कि 2, A32 मतलब कि 3 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 1/2। तो ये हम लोग सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3x2 ऑर्डर का। तो पहला एलिमेंट जो आया 0 आया, दूसरा एलिमेंट आया 1/2, फिर दूसरा रो का पहला एलिमेंट आया 1/2, दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट आया 0, तीसरा रो का पहला एलिमेंट आया 2, तीसरा रो का दूसरा एलिमेंट आया 1/2। ये ऑर्डर क्या है 3x2 मैट्रिक्स। यही करना था, बोल रहा था कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक क्लू दे रखा था कि इससे आप लोग का एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट निकाल दिए, रख दिए। ये देखो ध्यान रखना कि ए आई जे हम लोग को हर हमेशा ध्यान रखना है। आई जे का वैल्यू हम लोग हर हमेशा पुट करते जाएंगे, मैट्रिक्स का एलिमेंट निकलते जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं इस क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फ्लोइंग क्वेश्चन। इस मैट्रिक्स में हम लोग ए बी और सी का वैल्यू पूछ रखा है और डी का वैल्यू पूछ रखा है इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ, अगर ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब इसका ये वाला पार्ट जो है ये इससे इक्वल होना चाहिए, यानी 2a + b = क्या होना चाहिए 4, a - 2b = क्या होना चाहिए -3, है ना। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, 5c - d = क्या होना चाहिए 11, और 4c + 3d = क्या होना चाहिए 24। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो ए बी का वैल्यू निकलेगा, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो सी और डी का वैल्यू मिलेगा। मतलब जिसको इक्वेशन सॉल्व करना आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करो और सी और डी का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है इवेल्युएट, इस मैट्रिक्स को कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए, है ना। तो देखो क्या करते हैं, मैट्रिक्स को इवेल्युएट करने ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आप डिटर्मिनेंट में पढ़ोगे। डिटर्मिनेंट जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि हम शुरू करेंगे कल, डिटर्मिनेंट कल आएगा आपके पास जो वीडियो, उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखो हम लोग को कह रहा है इवेल्युएट करने के लिए, मतलब 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1, ओमेगा स्क्वायर + 1 ओमेगा, इसको इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है। देखो क्या करो इसमें कि इसमें क्या करो कि जो कॉलम 1 है उसको इस तरीक़ा से लिखो कि C1 + C2 + C3, तीनों कॉलम को एक साथ ऐड कर दो। जब तीनों कॉलम को एक साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। मतलब सारे फर्स्ट कॉलम को इस तरीके से लिखे कि C1 + C2 + C3। अब देखो तीनों कॉलम में सेम चीज़ें हैं, अगर तीनों कॉलम में सेम चीज़ें हैं तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर बाहर निकल गया, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या बचा 1 1 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, इस तरीके से बचा। अब ये जो होता है ना, ये जो होता है ये बेसिकली आप लोग जब क्लास 11th पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्यूबिक रूट का इक्वेशन होता है। 1 मतलब कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो = 0 होता है, मतलब क्यूबिक रूट का इक्वेशन होता है। अगर ये 0 आ गया तो 0 × समथिंग इज 0, यानी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो बेसिकली पढ़ना हो क्लास 11th में पढ़ना है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है, ये क्यूबिक रूट्स होते हैं। ठीक है, क्यूबिक रूट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसा कि ये क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन ये है कि इसमें दो मैट्रिक्स, दो क्वेश्चन बेसिकली है। मैट्रिक्स ये क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है। इस दोनों क्वेश्चन में सिंपल सा यही बोल रहा है कि x y z का वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या होगा कि y = हम लोग 4 लिख सकते हैं, ये वाला ये वाला हो सकता है, z = 3 लिख सकते हैं, x = 1 लिख सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स 1 से तो पता हो गया।
अब मैट्रिक्स वन का से पता हो गया, मतलब कि इसमें से एक्स वाई जेड का वैल्यू पता हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स का इक्वेशन, सेकेंड मैट्रिक्स में क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, यानी कि जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ से जेड इज इक्वल टू 0 अपने को पता हो गया। और x इंटू वाई का जो वैल्यू दे रखा है 8, एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है 8, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 6। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। यहाँ से हम लोग x इसमें वैल्यू पुट कर दे अगर x का, तो 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि y माइनस 4 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू तो 4 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया, मतलब y का 2 वैल्यू यहाँ से आया, y का वैल्यू 4 भी आया, y का वैल्यू 2 भी आया। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे x का y का वैल्यू पुट करेंगे, अगर y का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2, तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग को, इस तरह का जब भी वैल्यू फाइंड करना रहे तो दो मैट्रिक्स इक्वल रहे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दिया करो बस, और कुछ नहीं करना रहता इस तरह के क्वेश्चन में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्या ही करना है कि मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन वेरीफाई कर रहा है कि ए बी का जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा उसको ट्रांसपोज करो, फिर मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज करो, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो और प्रूव करो कि ए और बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, करने की तो बहुत आसान है, कर सकते हो। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखोगे तो 3 इंटू 1 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखोगे तो 1 इंटू 3 है, मतलब इसमें 3 रोज है एंड 1 कॉलम है, और इसमें 1 कॉलम है एंड 3 रोज, 1 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, यानी कि मैट्रिक्स पॉसिबल तो है ही, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है ना। अब मैट्रिक्स जो बनेगा क्या बनेगा, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए इंटू बी निकाल देते हैं। तो ए इंटू बी निकालोगे तो एक मैट्रिक्स क्या है, -3 5 2, और इंटू किससे करना है 1 6 एंड -4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई जब करोगे तो क्या करोगे, देखो फर्स्ट रो लो और फर्स्ट कॉलम लो, तो -3 इंटू 3 इज -3, फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम लो, फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम लो, तो -3 इंटू 6 इज -18। फर्स्ट रो लो और थर्ड कॉलम लो, तो -3 इंटू -4 यानी 12। सेकेंड रो लो और फर्स्ट कॉलम लो, दैट इज 5। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम लो, दैट इज 30। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, दैट इज -20। थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज 2। थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट इज 12। थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, थर्ड कॉलम, दैट इज -8। यानी ये मैट्रिक्स बना ए और बी का। इसको अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, रो को कॉलम में चेंज कर दो, यानी -3 -18 एंड 12, 5 30 और -20, 5 30 और -20, 2 12 एंड -8। ये मैट्रिक्स आ गया अपना। ठीक है, ये क्या आ गया, ये जो मैट्रिक्स है वो ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब हम लोग को क्या करना है, बी का ट्रांसपोज करना है और ए का ट्रांसपोज करना है, और दोनों को बी का ट्रांसपोज करना है, ए को ट्रांसपोज करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो बी को पहले ट्रांसपोज कर ले, तो बी का मैट्रिक्स पहले क्या है, -3 5 एंड 2। तो बी को अगर ट्रांसपोज करोगे तो -3 5 एंड 2, ये ट्रांसपोज हो गया उसको, मतलब रो को कॉलम कर दिए, है ना, इस कॉलम को रो कर दिए। और बी को ट्रांसपोज करोगे तो बी को ट्रांसपोज 1 6 एंड 4,
तो ये ट्रांसपोज करोगे तो 1 6 एंड 4, 1 6 एंड -4 है, ठीक है, 1 6 एंड -4। इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, यही तो है ना। बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, सॉरी यहाँ पे एक ध्यान रखना, यहाँ पे ये हो गया ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करा, यानी 1 6 -4 इंटू -3 5 एंड 2, इसका मल्टीप्लीकेशन बोल रहा था। इसका देखो तो 3 इंटू 1 है और ये 1 इंटू 3 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो हो सकता है, तो कर दो। तो करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज -3, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम दैट इज 5, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम दैट इज 2, ठीक है। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 18 और 6 25 30 और 6 दूनी 12, -4 एंड -2 दैट इज 4 दिए 12, -20 एंड -8, ये आया। अब देखो क्या यही आया था मल्टीप्लाई करके वहां पे, -3 18 12, -3 18 12, -3 -18 -12, -3 -18 -12, 5 30 -20, 5 30 -20, 2 12 -8, 2 12 -8, देखो आ गया, इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रांसपोज हुआ, बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरीका से आपको करना है बाबू, है ना। कह रहा है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, ये क्वेश्चन ना देखो, इस तरह का क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि एक अच्छा क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान इसमें यूज करना है। कह रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, क्योंकि ए और बी दोनों कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक तब होगा जब इस पे अगर हम लोग ट्रांसपोज ले ले, इस पे अगर हम लोग ट्रांसपोज ले ले और आना चाहिए क्या, माइनस ऑफ क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, यही तो आना चाहिए ना। स्क्यू सिमेट्रिक अगर कोई मैट्रिक्स मान लो, ए मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता था तो उसका ए ट्रांसपोज कैसा होता था, माइनस ए के बराबर होता था। तो अगर ये ए बी माइनस बी अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज करेंगे उसके बराबर आना चाहिए। तो अब ये हम लोग का क्वेश्चन है और ये प्रूफ करना है, तो इसको एल एच एस में लेके चल दो। एल एच एस इजिकल टू क्या होता है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करना है। अब जैसा कि मैं बताया था कि अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स है, अगर उस पर ट्रांसपोज कर रहे हो तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। तो सिमिलरली, ये अलग कहते हैं, ठीक है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे माइनस है तो कर सकते हैं हम लोग, यानी कि ए बी पे ट्रांसपोज माइनस बी ए पे ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ। अब बताओ ए बी पे ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होगा कि बी ए पे ट्रांसपोज इंटू ए पे ट्रांसपोज। यहाँ पे बी ए पे ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा, ए पे ट्रांसपोज इंटू बी पे ट्रांसपोज, यही तो हुआ। अब क्योंकि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों कैसा है, बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पे बी ट्रांसपोज के बराबर हम बी लिख सकते हैं और ए ट्रांसपोज के बराबर ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज के बराबर ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज के बराबर बी लिख सकते हैं। तो बी ए माइनस ए बी। अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस ऑफ बी ए। अरे ये तो यही चीज है, ए बी माइनस बी ए, अरे ये तो यही चीज आ गया भाई, यानी कि हम लोग प्रूफ कर दिए।
यानी कि हम लोग प्रूफ कर दिए कि हाँ ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे प्रूफ किए? सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे कि गिवन ये दिया हुआ है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। कैसे कि ए और बी दे रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा? जब माइनस ए बी माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब हम इसको LHS में लेके चले, इस पे ट्रांसपोज लगाया, ट्रांसपोज लगाते के साथ हम बताए कि अगर दो मैट्रिक्स प्लस के साथ है और मैट्रिक्स माइनस के साथ हो तो उस पर हम लोग ट्रांसपोज इस तरीके से लगाते हैं। तो इस पे ट्रांसपोज लगाया, इस पे ट्रांसपोज लगाया। अब दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है तो जब प्रोडक्ट में रहता था तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी क्या बताया था कि ये बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। इस पे लगाया तो बी वाला इधर चला जाएगा, ए वाला इधर चला आएगा। अब ट्रांसपोज तो लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे पता है हम लोग को दिया हुआ है कि बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। जब रिप्लेस किया तो यहाँ पे ये आ गया। अब ये आ गया तो क्योंकि हमको ये लाना था इसलिए माइनस माइनस कॉमन कर लिए। माइनस जब कॉमन किए तो ए बी आ गया, यहाँ पे माइनस नहीं था तो माइनस आ गया, यानी कि हम लोग प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह का क्वेश्चन ना मेरे को करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्या है, दोनों देखो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों को सॉल्व कर दो। दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो अगर मान लो कि सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 2x इज माइनस एक्स एंड दैट इज माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन आ गया। वैल्यू पुट कर दोगे इसमें तो y का x का वैल्यू माइनस वन, एक्स का वैल्यू वन पुट कर दो तो वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से जेड और डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो ये वाला भी क्वेश्चन सेम है। दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दो, इसका एलिमेंट इसके साथ इक्वल कर दो और फिर इसका एलिमेंट इसके साथ इक्वल कर दो। दोनों को इक्वेट करके वैल्यू पुट कर दो और आंसर मिल जाएगा। इसको करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो कि बोल रहा है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस दे, ये तो मैट्रिक्स ए फाइंड करना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको कर देते हैं। 9 माइनस वन 4 माइनस टू 1 3 माइनस टू 1, सॉरी दो ही रो का ना, एक सेकेंड। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या था, 9 माइनस वन एंड 4 2 1 3। ये जो बोल रहा है कि इक्वल टू है ए प्लस समथिंग मैट्रिक्स 1 2 माइनस वन 0 4 9, इसके बराबर है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 9 माइनस 4 9 माइनस वन 4 2 1 3 एंड माइनस वन माइनस वन 1 2 माइनस वन 0 4 9। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 माइनस वन इज 8, माइनस वन एंड माइनस टू इज माइनस थ्री, 4 माइनस और माइनस वन इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 4 इज माइनस थ्री, 3 माइनस 9 इज माइनस 6। ये मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स से कैसे फाइंड किए, इस वाले मैट्रिक्स को हम लेफ्ट साइड लेके चले गए, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो माइनस के साथ आएगा। माइनस हम लोग कैसे करते हैं मैट्रिक्स में, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करो, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को करके हम लोग आज की क्लास समाप्त करते हैं ना। करा सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है आपको, है ना। तो ये कॉस थीटा मल्टीप्लाइड है, तो कॉस थीटा अगर मल्टीप्लाइड है तो कॉस थीटा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना, इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस ऑफ इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जब ऐड करोगे
तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज जीरो, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज जीरो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 0 0 1। ये कैसा मैट्रिक्स आ गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो इस तरह से आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। अभी तक पूरे मैट्रिक्स में आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा कर लियो, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लियो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि मैं रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड है, हाँ जो वहाँ पे मैं जो बताया था, मैं मेथड का नाम भूल गया था, उसका नाम है रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो उस मेथड को, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को सीख कर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को सिर्फ करवाना है मेरे को, और मैट्रिक्स चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा आपको। फिर आपसे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो जो बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। बिहार बोर्ड में मतलब 100% गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो सिर्फ आप एक वीडियो जाएगा, छोटा सा वीडियो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा समझाकर। और वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन इसलिए अलग से बनाना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं, उससे वो क्वेश्चन बने ही नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेशेंस मांगता है। पेशेंस मतलब बहुत ज्यादा धैर्य मांगता है कि उसमें ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम देना पड़ेगा आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी बच्चे बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो इस बार 12th के एग्जाम देने वाले हैं, उस बच्चे के साथ शेयर कीजिएगा। तो इसी इसी बात को कहते हुए आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।